हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारी एचआरएम की सीरीज शुरू हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, रिक्रूटमेंट क्या है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोगों ने कहीं पे एडवर्टीजमेंट देखा होगा कभी कभी। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग देखते होंगे कहीं पे आता होगा असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है। जॉब प्रोफाइल है असिस्टेंट मैनेजर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, भाई मैनेजमेंट किया हुआ होना चाहिए, एमबीए किया होना चाहिए, बीबीए किया हुआ होना चाहिए, उसको ये सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ये वर्क फंक्शन होता है, सब कुछ उस एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ होता है। तो लोग उसको देख करके क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे जिनको भी जॉब चाहिए होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है, एडवर्टीजमेंट का देना और एडवर्टीजमेंट को देख करके लोगों को वहाँ पे खींचना, उनको अट्रैक्ट करना, यानी कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना। अब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ क्या है, जिस जॉब के लिए वो एडवर्टीजमेंट लाया गया है उसके लिए सुटेबल एम्प्लॉय लाना है ना। यानी कि अब सेल्स मैनेजर लाना है तो आपको कौन सा आदमी चाहिए, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कौन होगा, जो कि जिसके पास सेल्स का एक्सपीरियंस हो, जिसने पढ़ाई पढ़ी हो सेल्स के रिगार्डिंग, जिसने एमबीए या बीबीए किया हो मार्केटिंग के रिगार्डिंग, है ना। तो ऐसा अगर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, चाहे वो किसी भी मोड से करे, किसी भी मीडियम से करे, तो वो होता है रिक्रूटमेंट, है ना। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। Recruitment is a positive process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization। यानी कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है ना। हम इसमें सर्च करते हैं क्या, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें उस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। जिस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एडवर्टीजमेंट आया है, जिनको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वो क्या करता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट लाता है कि जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं वो उसके तरफ अट्रैक्ट हों और अप्लाई करें उनके जॉब्स के लिए, है ना। अब एक तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि जॉब के लिए लोग चाहिए, बंदे चाहिए, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज चाहिए, और एक तरफ जॉब सीकर्स हैं जिनको कि जॉब चाहिए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे ऑफर्स चाहिए उनको। तो अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना, वो लिंक का काम करता है, यानी ब्रिज का काम करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन और जॉब सीकर को मिलाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जिनको कि एम्प्लॉयज चाहिए और जॉब सीकर जिनको कि जॉब चाहिए, है ना। तो ये एक ब्रिज का काम करता है, दोनों के गैप को मिटाता है। कौन, रिक्रूटमेंट, ठीक है। यानी कि रिक्रूटमेंट इज अ लिंकेज एक्टिविटी ब्रिंगिंग टुगेदर दोज विद जॉब्स एंड दोज सीकिंग जॉब्स। यानी जिनके पास जॉब है, यानी ऑर्गेनाइजेशन, और जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उन दोनों के बीच को लिंक करता है, उन दोनों के बीच में लिंक बनाता है। In simple words, the term recruitment refers to discovering the source from where potential employee may be selected, है ना। इन शॉर्ट देखा जाए तो रिक्रूटमेंट क्या करता है, कोई ऐसे सोर्सेस को डिस्कवर करता है जहां पे आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एम्प्लॉय मिलेगा, है ना। ऐसे ऐसे सोर्सेस के बारे में पता लगाता है जहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन को फिट बैठने वाला एम्प्लॉय उसको मिल जाए, उसके लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉय मिल जाए, है ना। देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट को हम फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन कहते हैं। आप कहीं पे सेलेक्ट होते हो, सपोज करो बैंक के एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप पीओ बन जाते हो, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, एडवर्टीजमेंट आता है। एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे आप फॉर्म भरते हो, सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हो, पहले प्रीलिम्स देते हो, फिर मेंस देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, फिर आपका वेरिफिकेशन होता है, तब फाइनली आप क्या होते हो, सेलेक्ट होते हो। और फाइनल क्या होता है, सिलेक्शन के बाद आप ज्वाइन कर लेते हो, यानी कि किसी बैंक में आप प्लेस हो जाते हो। तो रिक्रूटमेंट जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है ना। और फाइनल स्टेज क्या होता है, प्लेसमेंट, यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग। अब देखिए, एक बहुत फेमस एचआरएम के स्कॉलर हैं, दैट इज एडविन बी फ्लिपो।
उन्होंने कैसे रिक्रूटमेंट को बताया है ये देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. ये जो रिक्रूटमेंट है ये क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, सर्चिंग प्रोसेस है, जो कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करता है, उनको एनकरेज करता है ताकि वो एक खास जॉब के लिए अप्लाई कर सके। किसी ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के लिए अप्लाई करना, उनको एनकरेज करना कि वो अप्लाई कर ले, है ना। कैसे एम्प्लॉयज को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है और उस पर्सन की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है दोनों सेम हो, तो वो हो जाता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। तो ऐसे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना, उनको एनकरेज करना ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जॉब के लिए वो अप्लाई करें, यही एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि रिक्रूटमेंट दोनों चीज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्यों कह रहे हैं, ये भाई इनका थॉट है, हम कैसे बदल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव कैसे है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। जितना ज्यादा लोग आएंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उतना अच्छा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयर के पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है उनको वो हायर कर लेता है। तो पॉजिटिव इस सेंस में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल का जो हायरिंग रेशियो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना। यानी कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर अ जॉब, एक जॉब के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हायरिंग रेशियो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इसको एक पॉजिटिव टर्म देता है। ये एक पॉजिटिव टर्म है इस सेंस में। अगर नेगेटिव सेंस में कहें तो भाई इतने सारे एप्लीकेंट्स आएंगे लेकिन बाकी सारे लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। सारे लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ सुटेबल पर्सन ही होंगे, जो बेस्ट वन होंगे वही हायर होंगे। तो यहाँ पे जब रिजेक्शन की बात होती है तो ये नेगेटिव है, और जितने ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स हो रहे हैं जॉब के लिए तो वहां पे ये क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ऐसा एडविन बी फ्लिपो ने कहा था। अब देखिए रिक्रूटमेंट अभी तक तो हम समझ गए होंगे, है ना। तो भाई रिक्रूटमेंट तो समझ गए, चलो ये रिक्रूटमेंट होता कैसे, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस देखे जाते हैं रिक्रूटमेंट में। तो देखिए सबसे पहली बात, सर्चिंग आउट द सोर्सेस फ्रॉम वेयर रिक्वायर्ड पर्सन विल बी अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट। अब उन सोर्सेस को सर्च किया जाता है, भाई जो एलिजिबल पर्सन है वो कहाँ से मिलेंगे, चलो ढूंढ के आते हैं कहाँ पे मिलेंगे, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये सर्च किया जाता है। नेक्स्ट वन, डेवलपिंग द टेक्निक्स टू अट्रैक्ट द सुटेबल कैंडिडेट, है ना। कुछ टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, कुछ टेक्निक को डेवलप किया जाता है जिससे कि सुटेबल कैंडिडेट को आप अट्रैक्ट कर पाओ। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कुछ टेक्निक्स लाता है, और ये टेक्निक कौन लाता है, एचआर डिपार्टमेंट लाता है ना। डेवलप करता है कुछ टेक्निक को ताकि जो सुटेबल कैंडिडेट है ना वो उनसे अट्रैक्ट हो जाएं और उनके जॉब के लिए अप्लाई करें ज्यादा से ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट। सभी लोग सुटेबल हैं, सभी लोग एमबीए हैं, है ना, सभी लोग के पास एक्सपीरियंस है, जैसा उन्होंने एडवर्टीजमेंट में कहा सभी लोग वो एलिजिबिलिटी लेकर के उनके पास आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे बेस्ट होगा उसको वो हायर करेंगे, है ना। तो अब ये जो टेक्निक वो डेवलप करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या क्या हो सकता है, वो हो जाता है गुडविल, रेप्यूटेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जो मार्केट में किसी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल होता है, जो रेप्यूटेशन होता है, वो बहुत ज्यादा काउंट करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अब सपोज कीजिए टाटा ग्रुप कोई रिक्रूटमेंट निकाले कि मुझे असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, है ना, तो देखिएगा कि उसका इतना अच्छा रेप्यूटेशन है मार्केट में, उसका इतना अच्छा गुडविल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि मैं टाटा ग्रुप में असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊं ताकि मेरी जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहे। भाई इस कोविड पीरियड में भी टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, उनकी सैलरी कट नहीं हुई, उनका जॉब नहीं गया। तो इससे बड़ी आपदा क्या हो सकती है। तो उनका ये गुडविल बना हुआ है कि टाटा ग्रुप में जाना मतलब कि जॉब की सिक्योरिटी होना।
तो ये गुडविल जो है ना, ये टेक्निक उन्होंने डेवलप कर लिया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उनका गुडविल उनके तरफ सुटेबल कैंडिडेट को खींचता है ना। और जो कंपनी की पब्लिसिटी है, जितने ज्यादा पब्लिक में नाम होगा उतना ज्यादा लोग उनके साथ काम करने के लिए परेशान रहेंगे। अब आपके पास कोई गूगल का ऑफर आए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आए, एप्पल का ऑफर आए, तो आप जानते हो ना बहुत पब्लिसिटी ऐसे कंपनी की, ऐसे कंपनी में हम काम करेंगे तो हमारा सोशल नेम बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो आप चाहते हो कि हम ऐसे कंपनी के साथ काम करें जिसका गुडविल, जिसका रेप्यूटेशन, जिसकी पब्लिसिटी मार्केट में बहुत अच्छी हो। तो वो ऐसा टेक्निक ही यूज करते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन, यूजिंग ऑफ गुड टेक्निक टू अट्रैक्ट prospective candidate, they may be offer of attractive salaries, proper facilities for development। पहला क्या था हमारा टेक्निक कि वो गुडविल बिल्डअप करते हैं, रेप्यूटेशन बिल्डअप करते हैं, उनका एचआर डिपार्टमेंट ऐसा शो करता है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उनकी पब्लिसिटी पे लोग मरते हैं उनके पास जॉब करने के लिए, है ना। उसके बाद दूसरा टेक्निक वो लोग क्या यूज करते हैं कि वो लोग ऑफर बहुत अच्छा देते हैं। जितना ज्यादा अच्छा ऑफर मिलेगा, एम्प्लॉय वहां अट्रैक्ट होता है जॉब करने के लिए। जैसे गूगल बहुत अच्छी सैलरी देती है, तो जितने भी अगर एलिजिबल लोग होंगे वो चाहेंगे कि मैं गूगल में चला जाऊं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, डेवलपमेंट का चांस होता है। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने के लिए। The next stage in this process is to stimulate as many candidates as possible to apply for jobs. In order to select a best person, there is need to attract more candidates. अब lastly क्या होता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएं, जितना ज्यादा पॉसिबल हो, एज पॉसिबल। वो जितना ज्यादा एप्लीकेशंस उस जॉब के लिए गिर सके वो उतना ज्यादा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, जितने ज्यादा लोग अट्रैक्ट होकर के आएंगे, उनमें से वो क्या कर सकते हैं, बेस्ट को चूज कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारा होगा। इसलिए अब देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिक्रूटमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। नंबर वन, दैट इज साइज ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का साइज यानी बिजनेस का साइज। The number of the person to be recruited will be depend upon the size of an enterprise. A big enterprise require more person at regular intervals, while a small undertaking employ only a few employees. अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, साइज पे तो बहुत डिपेंड करेगा। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिग एंटरप्राइज जो होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना, रेगुलर इंटरवल पे पड़ेगी। क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा से ज्यादा उसके डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा फर्म्स हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे अपॉइंट होंगे वहां पे। और अपॉइंट होंगे तो कुछ लोग छोड़ करके भी जाएंगे, कुछ लोग रिटायर होंगे, यानी कि जो टर्नओवर होता है ना ह्यूमन रिसोर्स का, वो चलता रहता है रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे वहां पे वैकेंसी आती रहती है। तो रिक्रूटमेंट में साइज का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करेगा। स्मॉल अंडरटेकिंग होगी तो कुछ ही एम्प्लॉयज उसके पास होंगे, वहां पे सीट तभी खाली होगी जब कोई ना कोई रिटायर होगा, है ना। और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास काफी पैसा होता है, तो वो अच्छे अच्छे जो सोर्सेज होते हैं जहां से रिक्रूटमेंट लिया जा सकता है, उन सोर्सेज के टच में रहते हैं, ताकि उनको क्या मिलता है, अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे मैनेजर्स उनको मिल जाते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स मिल जाते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि अब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोग सीधे आईआईटी और आईआईएम से लोग को हायर कर लेते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हाईली एलिजिबल हो, है ना। A big business house will always be in touch with sources of supply and shall try to attract more and more person for making a proper selection. It can afford to spend more amount in locating prospective candidates. So the size of an enterprise will affect the process of recruitment. जैसा मैंने आपको बताया, बड़ा business house है तो उनका वो बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने के लिए, और उनके सोर्सेज भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइज ऑफ एंटरप्राइज जो होता है वो रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करता है।
Next one, that is the employment condition. The employment condition is an economy greatly affect recruitment process. In underdeveloped economy, employment opportunities are limited and there is no dearth of prospective candidate. अब देखिए employment condition यानी कि आप जहां पे रह रहे हो वहां की इकोनॉमी कैसी है, वो भी इफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को. अगर आप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में रह रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे लिमिटेड होंगी, है ना. लिमिटेड है तो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का मिलना भी वहां पे मुश्किल है. एट द सेम टाइम सुटेबल कैंडिडेट मे नॉट बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल फैसिलिटीज. भाई अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहां उतना अच्छा एजुकेशन उनको नहीं मिलता, अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो सुटेबल कैंडिडेट वहां पे अवेलेबल बहुत कम मिलते हैं. इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन इज मोर देन सिलेक्शन फ्रॉम लार्ज नंबर बिकम ईजी, है ना. ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टेक्निकल पर्सन देन इट विल बी डिफिकल्ट टू लोकेट सुटेबल पर्सन. अब देखिए, अब क्योंकि वहां पे बहुत अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो ज्यादा एजुकेशन नहीं है, ज्यादा फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही है, तो क्योंकि वो डिजायर्ड लेवल के एम्प्लॉय नहीं बन पाते जो इंस्टीट्यूशंस को चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए, तो वहां पे क्या हो जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो कम होता है, क्योंकि जो एलिजिबल लोग चाहिए वो एलिजिबिलिटी उनके पास है ही नहीं, तो उनका सिलेक्शन होने का स्कोप कम जाता है ना. तो वहां पे क्या हो जाता है, क्वालिफाइड टेक्निकल पर्सन की शॉर्टेज हो जाती है. यानी कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आप जहां पे रिसाइड कर रहे हो वहां का एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, वहां का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन, दैट इज सैलरी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कंडीशन. The wage offered and working condition prevailing in an enterprise greatly influence the availability of personnel. अब सैलरी स्ट्रक्चर और वर्किंग कंडीशन तो नो डाउट बहुत इफेक्ट करता है. जितनी ज्यादा अच्छी सैलरी प्रोवाइड करोगे उतने अच्छे लोग आपके पास काम करने को आएंगे. जितना ज्यादा अच्छा वर्किंग कंडीशन दोगे उतने ज्यादा लोग आपके पास टिकेंगे, यानी जॉब छोड़ करके नहीं जाएंगे. रिटेंशन का जो रेट होता है वो कम होता है ना. If higher wages are paid as compared to similar concern, the enterprise will not face any difficulty in making recruitment. अगर आप higher wages दे रहे हो, हायर पैसा, आप काफी हाई सैलरी दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग आपके पास खुद व खुद अट्रैक्ट होकर के आएंगे. आपको कोई खास डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, आपको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद अट्रैक्ट होकर के आपके पास आएंगे. लेकिन अगर आप लो ऑफर कर रहे हो, लो सैलरी ऑफर कर रहे हो, तो भाई आपको लेबर टर्नओवर का प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा. The working condition in an enterprise will determine job satisfaction of employees. An enterprise offering good working condition like proper sanitation, lighting, ventilation, है ना. Working condition क्या मतलब है, आप जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि अच्छा सैनिटेशन प्रोवाइड करना, लाइटिंग अच्छी हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, कैंटीन हो, कैफेटेरिया हो, रेस्ट रूम हो, है ना. तो ये सारी फैसिलिटीज जो होती हैं वो वर्किंग कंडीशन में आती हैं. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे लोग क्या करते हैं, लोग काम को एंजॉय करते हैं, है ना. उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो फिलहाल प्रेजेंट जॉब को छोड़ करके जाने का नहीं सोचते हैं. अगर वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे वर्किंग कंडीशन से तो वो क्या करेंगे, जॉब को लेफ्ट कर जाएंगे और फिर से आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट करने की जरूरत आ जाएगी. अगर आप अच्छा वर्किंग कंडीशन दोगे तो जो आपके पुराने एम्प्लॉयज हैं वही आपके साथ बने रहेंगे, अच्छी सैलरी दोगे बने रहेंगे, वर्किंग कंडीशन दोगे बने रहेंगे, नहीं तो फिर से वही आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता चला जाएगा, नए लोगों को आपको लेना पड़ जाएगा. नेक्स्ट है, दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ, है ना. The growth rate of an enterprise also affect recruitment process. An expanding concern will require regular employment of new employees. यानी कि rate of growth, जितना ज्यादा growing आपका enterprise रहेगा, अगर आप एक enterprise हो और दिन व दिन हर साल हर 2 साल आपका growth बढ़ता ही चला जा रहा है, आप नए नए branches open कर रहे हो, नए नए business open कर रहे हो, है ना, आप बहुत expand कर रहे हो, expanding nature के हो, तो आपके पास रिक्रूटमेंट का बहुत सारा स्कोप आएगा, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी. तो अगर
आपका जो बिजनेस का रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, है ना. There will also be promotions of existing employee, necessitating the filling up of those vacancies. A stagnant enterprise can recruit persons only when present incumbent vacates his position on retirement. यानी कि जो बहुत एक्सपेंडिंग कंसर्न है वो क्या कर सकता है, रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट ला सकता है, नए एम्प्लॉयज वहां पे आ सकते हैं क्योंकि वो तरक्की किए जा रहा है, वो एक्सपैंड किए जा रहा है, तो उसको लोगों की जरूरत है, तो वहां पे रिक्रूटमेंट काफी आएगा. लेकिन जहां पे एक्सपेंशन कम हो रहा है, जिनका ग्रोथ कम है, तो वहां पे उनको लोगों की जरूरत ही नहीं ज्यादा पड़ेगी क्योंकि उनका तो ग्रोथ उतना है नहीं. तो उतना नहीं है तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वहां पे नए लोगों की जरूरत तभी होगी, या तो वो छोड़ करके जाएंगे या फिर वो रिटायर होकर के जाएंगे, तो ही आपको वहां पे जाने की जरूरत पड़ेगी. यानी कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक बार जो सिलेक्ट हो गए, वो ज्यादा तो फैलता है नहीं. तो वहां पे क्या है, वहां पे अगर किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी ने रिटायरमेंट ले लिया, किसी का रिटायरमेंट हो गया तो नई वैकेंसी आती है ना. लेकिन कोई नया यूनिट खुलता है, अब जैसे कहीं कहीं आप मेट्रो देख रहे हो, जहां पे मेट्रो नया बन रहा है, तो वहां पे क्या आता है, रिक्रूटमेंट आता है ना. अब जैसे ही उस पर्टिकुलर मेट्रो में एक बार वैकेंसी फिल हो जाएगी, लोग आ जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद जब तक वो रिटायर नहीं होते, जब तक कोई छोड़कर नहीं जाता, तब तक फिर उसमें वैकेंसी नहीं आने वाली. यानी कि एक्सपेंड होगा कंसर्न तो रिक्रूटमेंट आएगा, एक्सपेंशन नहीं होगा तो रिक्रूटमेंट नहीं आएगा. तो यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करता है, आप ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है रिक्रूटमेंट को. सो थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, यानी रिक्रूटमेंट के आगे जो वीडियो होने वाली है वो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ही होगी. मैं इस चैनल पे इसी तरह से कॉमर्स और मैनेजमेंट के सारे पेपर्स पढ़ाती हूँ, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.